Welcome to Yogiram Podcast. Today we have Santosh Kavreji as our guest. Santosh ji is a seasoned virtual CFO, business finance trainer, and startup mentor with over 20 years of finance management experience. Holding an MCOM, GDCA, DTL, and MBA in finance, he specializes in enhancing profitability and cash flow through effective financial system. Recognized as a certified startup Indian mentor and awarded by the Indian Book of Record in 2021, Santoshji conducts training on financial literacy and business cash flow, empowering businesses across various industries to optimize their फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ग्रोथ. वेरी वार्म वेलकम संतोष सर, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much. Starting the podcast with the first question, and yes, a strange one. What is virtual CFO and how it is different from traditional CFO? सर इसके बारे में प्लीज बताइए. वर्चुअल सीएफओ कंसेप्ट क्या है? अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो होती है कि उनका टर्नओवर है 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, तो वहां पे क्या कर लेते हैं? दे अपॉइंट फुल टाइम सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. तो ही दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल ऑल द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. वहां पे आगे कैश फ्लो मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑडिट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, अकाउंट्स और लीगल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके लिए. और मोस्ट प्रोबेबली जो होता है कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कैश फ्लो के लिए वो जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. मगर वो सब चीजें क्या होता है कि फुल टाइम सीएफओ तो बड़ी बड़ी कंपनी के लिए फुल टाइम एज अ जॉब करके काम करते हैं. मगर अगर आपको छोटी कंपनी है, एमएसएमई, छोटे बिजनेस है, तो वहां पे इतना बड़ा प्रोफाइल का, इतना बड़ा सैलरी वाले जो सीएफओ है वो अपॉइंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका छोटे बिजनेस ओनर का इतना जो बजट है वो नहीं होता. तो उनको क्या है कि फुल टाइम सीएफओ अपॉइंट नहीं कर सकते. तो वहां पे क्या है कि वर्चुअल सीएफओ एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे अभी डेवलप हुआ है इंडस्ट्रीज में. तो उसमें क्या होता है कि फुल टाइम जो पर्सन है वो अपॉइंट करने से क्या करते हैं कि वर्चुअल सीएफओ यानी जो पीरियोडिकली विजिट करेगा छोटे बिजनेस ओनर को, एसएमईस को, और उनके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्टिंग, आगे जाके फंड रेजिंग, ये सब जो एक्टिविटीज है वो वर्चुअल सीएफओ वहां पे हेल्प करता है बिजनेस ओनर को. तो उसमें होता है कि फुल टाइम जाने की जरूरत नहीं होती, मगर जो एक्सपीरियंस जो होता है कि जो वर्चुअल सीएफओ होते हैं कि वो तो एक्सपीरियंस होता है कि उसके बेसिस पे जो छोटे बिजनेस ओनर है तो वहां पे उनको पीरियोडिकली जाके उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए अगर कोई भी दिक्कत आती है, उनका ये जो ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करने के लिए, तो ये वर्चुअल सीएफओ है वो यहाँ पे काम आता है. सर जैसा आपने बताया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, सो क्या नेसेसिटी है बिसाइड, मैं जब बोलूं अकाउंटेंट, बिसाइड चार्टेड अकाउंटेंट, या बिसाइड जब मैं यही चीज अपन आउटसोर्स भी कर सकते हैं अकाउंटिंग फर्म्स के साथ. सो व्हाई वर्चुअल सीएफओ इज नेसेसरी? सर इसके बारे में प्लीज बताइए थोड़ा सा और. इसमें क्या होता है कि वर्चुअल सीएफओ का जो होता है ना, अभी पहले वाला जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो करते थे लोग, तो वहां पे कैसा है कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया या पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ पे पेमेंट करने का है, तो अगर वो थोड़ा बहुत समझ जाते थे तो भी बिजनेस को वो चला सकते थे. मगर अभी क्या है कि इंडस्ट्री सब चेंज हो गई, मार्केट सब चेंज हो गया है, और बहुत सारे इमीडिएट डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है बिजनेस ओनर को. क्योंकि क्या है कि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ गए हैं कि एक ही टाइप के इंडस्ट्री एसएमईज में तो वहां पे 10-12 लोग है, वहां पे सेम प्रोडक्ट है, सेम सर्विसेज देते, तो वहां पे कैसा होता है कि आगे जाके राइट डिसीजन नहीं लिया तो वही एसएमई से छोटे स्मॉल बिजनेस है उनको दिक्कत आती है उनके फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए उनके बिजनेस में, और कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए. तो उसके लिए क्या है कि ये जरूरी है कि अगर हम बिजनेस में देखेंगे कि बाकी के जो डिपार्टमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि यानी आपका परचेज डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट रहेगा, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन वो इम्पोर्टेंट होता है. क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप आते हैं और उसमें से मोर देन 70 to 80% जो स्टार्टअप है
वो फेल होते हैं कि विद इन 2 to 3 years। एंड उसके पीछे जो रीजन है, वो रीजन है कि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। तो जो छोटे बिजनेस ओनर है उनको तो उनके टेक्निकल नॉलेज होती है, उनके प्रोडक्ट के रिलेटेड नॉलेज होती है, मगर बिकॉज ऑफ डीप फाइनेंशियल नॉलेज न होने के कारण दे आर नॉट एबल टू टेक अ करेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन इन देयर बिजनेसेस। तो अगर करेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर आगे जाके उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और इंडस्ट्रीज में भी अगर आप देखेंगे कि तो 90% से ज्यादा बिजनेस ओनर है उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो सही तरह से करने को नहीं आता है। तो उसके लिए भी उनको दिक्कतें आती है कि प्रॉफिट तो दिख रहा है हमारे बैलेंस शीट में, मगर अपने पास पैसे सफिशिएंट नहीं है जो बिजनेस का डे टू डे वर्किंग कैपिटल है वो मेंटेन करने के लिए। तो पैसे कहाँ पे गए हैं, कहाँ से उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूस कैश फ्लो करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। तो इसके लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर वहां पे वर्चुअल सीएफओ के साथ करेंगे आप, तो वहां पे हर एक बिजनेस ओनर को उसको हेल्प हो जाएंगी उसके जो कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन करने के लिए। सर इसी में एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहूंगा मैं। आपने ऐसा बताया डिसीजन मेकिंग के लिए, सो क्या क्या फाइनेंशियल डिसीजन रहते हैं जो एक वर्चुअल सीएफओ हेल्प कर सकता है लेने में? सर इसके बारे में बताइए प्लीज। सबसे मोर इम्पोर्टेंट है कि आपके बिजनेस में जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या बेच रहे हैं या कौन सा सर्विसेज है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस सर्विसेज के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज आपको पता चलेंगी तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद में उसका कुछ प्रॉफिट है वो उसके पास रखेगा और वो प्रॉफिट ऐड करके आगे जाके कस्टमर को बेचेगा। फॉर एग्जांपल है कि अगर कोई एक जो मोबाइल बेच रहा है, अगर ये मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 20,000 रुपए है, करेक्ट 20,000 रुपए है, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली उसको लगेगा कि उसको 3,000 रुपीज हमें प्रॉफिट ऐड करके फिर वो 23,000 में बेचने का है। मगर उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 20,000 है, क्योंकि उसमें क्या है कि नॉट ओनली रॉ मटेरियल, उसके बाद में फिर लेबर चार्जेस आते हैं, कुछ ओवरहेड्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आता है कि ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, वो अलग बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो भी ऐड हो जाते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज है अगर उस प्रोडक्शन कॉस्ट में ये बाकी की कॉस्ट है अगर ऐड नहीं करते हैं तो करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बिजनेस ओनर को मिलेगी नहीं। अगर उसको सही नहीं मिलेंगी तो उसमें क्या है कि वो एज्यूम करेंगे कि मेरा रॉ मटेरियल है वो 15,000 का है, उसमें 2-3 हजार रुपए हम ऐड करते हैं और हम 18,000 रुपीज में बेच देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्चुअली 20,000 है और हम बेच रहे हैं 18,000 रुपीज में, तो क्या होता है कि लॉस हो जाता है। और वही चीज है ये छोटे बिजनेस ओनर है इतना माइक्रो लेवल के ऊपर जो कॉस्टिंग है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट नहीं करने के कारण वो जो कॉस्ट एक्चुअल मार्जिन है उनको वहां पे मिलता नहीं है और बिकॉज ऑफ दैट उनको ये जो लॉसेस है वो बेयर करने पड़ते हैं उनके बिजनेस में। तो हर एक बिजनेस ओनर को जो है ना सबसे पहला जो है कि हर एक जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं बेच रहे हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विस है उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी। सर इसी से नेक्स्ट रिलेटेड सवाल पूछना चाहूंगा। व्हाट चैलेंजेस डज ए वर्चुअल सीएफओ फेसेस इन देयर वर्क? क्या क्या कठिनाइयां आती हैं एंड हाउ यू ओवरकम दैट? एक क्या होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज या जो फाइनेंशियल प्रोसेस है जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले होता है कि उनके यहाँ पे ना जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं होता। एसएमई से एमएसएमई में क्या होता है कि एक फ्रेशर या 1-2 साल का जो अकाउंट पर्सन है वो अकाउंटिंग करता है वो भी किस एंगल से करता है कि ज्यादा जो प्रोस्पेक्टिव जो रहता है उस अकाउंटेंट का वो स्टैट्यूटरी प्रोस्पेक्ट रहता है कि उनका जो हर महीने जीएसटी पे होना चाहिए, टीडीएस पेमेंट होना चाहिए, ऑडिट रिलेटेड जो है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, टैक्सेस जो है वो पे होना चाहिए। मगर हर महीने वो जो एसएमई और एमएसएमई छोटे बिजनेस ओनर है उनका प्रॉफिटेबिलिटी कितना हुआ है उस एंगल से जो अकाउंटेंट जो होता है वो अकाउंटिंग कर ही नहीं पाता और उसको उतना ज्यादा डीपली उसमें एक्सपोजर नहीं होता या उस डीपली उसको नॉलेज नहीं होता है।
और वहां पे क्या है कि एक ही अकाउंटेंट रहेगा तो उसको सीखेंगे भी कैसे? कोई सीनियर पर्सन नहीं कि वो सिखा सके। और जो बिजनेस ओनर है उसके पास अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और फाइनेंशियल का उतना ज्यादा मालूमात नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करने का है कि हर एक बिजनेस ओनर को उनका जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको करेक्ट करने का। अगर एक बार अकाउंटिंग सिस्टम हो गया तो उसके बाद में क्या होता है कि सबसे दूसरा एक चैलेंजेस आता है, वो आता है कि बिजनेस जो ओनर है वो टाइमली रिपोर्ट जो है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वो रिव्यू कर नहीं पाते क्योंकि अकाउंटिंग नहीं होता। तो अकाउंटिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो मिलते नहीं कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसका हर महीने उसका ग्रॉस मार्जिन कितना बन रहा है, ग्रॉस मार्जिन के बाद में उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना बन रहा है वो पता नहीं। और वो सब होने के बाद में कौन से एक्सपेंसेस कौन से महीने में हो गए हैं वो पता नहीं, तो कंपेयर नहीं कर पाते। हर एक बिजनेस ओनर को ना ऐसे कुछ रिपोर्ट होते हैं कि वो डेली बेसिस पे देखना चाहिए, कुछ वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पे, और कुछ होते हैं कि एनुअली बेसिस पे। और वो सब रिव्यू करने के बाद में उसी के बेसिस पे वो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होता है। अगर अकाउंटिंग नहीं हो गए तो रिपोर्ट नहीं होती, रिपोर्ट नहीं हो गए तो एनालिसिस नहीं हो पाती, और एनालिसिस नहीं हो गए तो फिर करेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता। और करेक्ट डिसीजन नहीं हो पाता तो क्या होता है कि जो उसको लगता है या आगे जाके जो भी नंबर से फैक्ट है तो उसे क्या अकॉर्डिंग वो क्या कर लेता है, डिसीजन ले पाता है। राइट सर, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द पॉडकास्ट, जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं, सो हाउ इज इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग इज क्रिएटेड फॉर ए बिजनेस? सर क्या स्टेप होने चाहिए, क्या वो पॉइंटर्स होने चाहिए, एक दो इसके बारे में प्लीज बताइए। सबसे पहले ना हर एक बिजनेस ओनर ने क्या करना चाहिए, जब भी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो नया फाइनेंशियल शुरू होने के पहले यानी अप्रैल मंथ शुरू होने के पहले उन्होंने उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल प्लान है वो बनना चाहिए। फाइनेंशियल प्लान यानी कि बिजनेस ओनर के केस में क्या होता है कि बिजनेस प्लान होना चाहिए कि इस साल में वो कितना टर्नओवर करने वाला है, वो टर्नओवर करने के लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उसकी कॉस्ट क्या होंगी। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना लेबर की रिक्वायरमेंट है, उसकी कॉस्ट कितना है। उसके बाद में जो डायरेक्ट ओवरहेड जो है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, उसका अगर लोन वगैरह लिया है तो उसका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट, वो सब मिला के उसको ए फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने तक उसको कितना प्रॉफिट बनने का बनाने वाला है उसका प्लानिंग होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट में है तो उसको ट्राई करना चाहिए वो प्रॉफिट को हम ज्यादा कैसे बढ़ाए। अगर टर्नओवर हो रहा है तो टर्नओवर को हम ज्यादा कैसे कर पाएंगे, ताकि क्या है कि आपका टॉप लाइन और जो बॉटम लाइन है जितना अच्छा रहेगा उतना बिजनेस में आगे जाके आपको जो कैश फ्लो है वो मेंटेन करने को आ जाएगा। तो ये तो हो गया कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बाद में इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कैश फ्लो। प्रॉफिट तो दिख रहा है आपका फाइनेंशियल बिजनेस प्लान में, मगर वो सब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है या नहीं है आपको देखने की जरूरत है। तो जब भी आप क्रेडिट के ऊपर सप्लाई करेंगे या आपके मटेरियल या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो टाइम टू टाइम आपके जो कस्टमर है वो पेमेंट देते हैं क्या नहीं देते आपको देखना जरूरी है। अगर नहीं दे पाए तो उसके लिए आपके पास बैकअप क्या है। और बहुत जो ऐसे में जो छोटे बिजनेस ओनर है तो यहाँ पे उनको बहुत चैलेंजेस आते हैं। वो क्या होता है कि क्रेडिट के ऊपर बेचते हैं 30 डेज 45 डेज, मगर आगे से पेमेंट है वो बहुत बार होते है कि टाइमली आता नहीं। 30 डेज बोलेंगे तो 30 डेज में आता नहीं, 45 डेज बोले 45, वो 60, कभी कभी 90 डेज, उसके बाद ओवर हो जाता है। तो अगर इतना लॉन्गर पीरियड के तो उसका ऑटोमेटिकली उसके जो वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो उसको क्या है कि आगे जाके उसके जो सप्लायर्स है, वेंडर्स है, उसको पेमेंट वो रोक देनी पड़ती है। उनके जो भी और एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो थोड़ा उसको पोस्टपोन करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आते हैं कि कुछ बिजनेस ओनर है अपने जो भी वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उनका भी सैलरी वो थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ता है। तो ये सब दिक्कतें आ जाती है। तो सबसे पहले क्या है कि कौन सा भी बिजनेस ओनर को क्या करना चाहिए, जब कैश फ्लो और फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो उसको बिजनेस प्लान क्रिएट करना चाहिए और उसके बेसिस पे उसका कैश फ्लो का प्रिडिक्शन यानी बजटिंग करना चाहिए। अगर ये सब दोनों चीज करते हैं और उसको अगर उसमें अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन होता है तो कौन से भी बिजनेस ओनर को
उसके लाइफ में या उसके डे टू डे बिजनेस में कभी चैलेंजेस नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो उसके पास पहले ही उसका आंसर होने वाला है कि हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा आपने बोला कैश फ्लो, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो, और ये कैसे प्रॉफिट से, जब मैं बात करूं, कैसे ये डिफर करता है, और किसमें हमें ज्यादा, जब मैं सीधे सीधे सवाल पूछूं बिजनेस ओनर का, जब ये है तो किस पे ज्यादा फोकस करें, प्रॉफिट पे जाएं या कैश फ्लो पे जाएं? तो इसके बारे में सर प्लीज बताइए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया है कि प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है या कैश फ्लो इम्पोर्टेंट है, किसके ऊपर ज्यादा ये देना चाहिए कि टाइम देना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एज अ बिजनेस ओनर क्या है कि सबसे पहले कौन से भी बिजनेस ओनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कौन सा भी बिजनेस शुरू करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दैट बिजनेस हैज टू बी इन द प्रॉफिट मेकिंग। राइट। बिजनेस जो है प्रॉफिट होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट नहीं करता है तो यानी उसका मतलब क्या होता है, वो खुद के बिजनेस के ऊपर क्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है। खुद के बिजनेस के ऊपर क्राइम कर रहा है अगर वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं। तो बिजनेस प्रॉफिट में मेकिंग नहीं तो फिर आप बिजनेस किस लिए कर रहे हो? ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग ही बिजनेस होना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं है प्रॉफिट मेकिंग तो जो बिजनेस ओनर है, मैं बोलूंगा कि वो उसके बिजनेस के ऊपर क्राइम कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर उसने ध्यान देना चाहिए कि लॉस हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, तो प्रॉफिट मेकिंग उसका बिजनेस होना चाहिए। दूसरा है कि उसके ऊपर तो उसको ध्यान नहीं देने देने का ही है, मगर उसके साथ ही उसको क्या करने का है, उसके प्रॉफिट होने के बाद में जो प्रॉफिट है इट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू कैश। प्रॉफिट बन रहा है, बहुत बार हो जाता है कि प्रॉफिट दिखता है हमारे बैलेंस शीट के ऊपर प्रॉफिट हुआ है, मगर उनका जो प्रॉफिट हुआ है वो उसके बैंक में रिफ्लेक्ट जल्दी होता नहीं है, तो इट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड ऑन टाइम। वेन एवर दैट हैज टू बी कन्वर्ट उसी टाइम में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर कन्वर्ट नहीं हो पाया तो फिर क्या हो जाता है, दिक्कतें आती है कि उसके ईएमआई पे करने के लिए दिक्कत आती है, फाइनेंशियल जो भी इम्प्लीकेशन आ जाती है, वेंडर को पेमेंट टाइम पे नहीं जाता, एम्प्लॉय को पेमेंट टाइम पे नहीं जाता, उसका इम्प्लीकेशन है वो आगे जाके फिर जो हमारे सप्लायर जो है, जो बिजनेस ओनर के जो सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उसको अगर टाइम पे पेमेंट नहीं गया तो फिर वो क्या कर लेते हैं कि सप्लाई करना बंद कर देते हैं, या फिर 100 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है तो 50 क्वांटिटी भेज देता है क्योंकि डिलेड पेमेंट हो रहा है। तो ये सब चीजें होता है, तो उसको क्या है कि कैश फ्लो है उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। तो हर एक बिजनेस ओनर को कैश फ्लो एंड प्रॉफिट है वो दोनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो उसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस क्या है कि प्रॉफिट और आपका कैश फ्लो कभी भी बराबर नहीं होता है, कभी भी बराबर नहीं होगा। उसका क्या होता है, एक तो है कि हम जो सेल करते हैं कि मटेरियल बेचते हैं तो क्रेडिट के ऊपर बेचते हैं, तो जिस समय हमारा इनवॉइस होगा उसी महीने में पेमेंट नहीं आएगा तो फिर उस महीने का आपका जो प्रॉफिट है वो बनेगा नहीं, सेम होगा नहीं। दूसरा है कि हम भी क्या कर लेते हैं कि परचेस करते हैं रॉ मटेरियल, वो जो परचेस करते हैं रॉ मटेरियल तो उसके ऊपर का जो पेमेंट है हम उसको क्रेडिट के ऊपर देते हैं, तो भी क्या होता है कि उसी समय सेम मंथ में दोनों भी एक्टिविटी नहीं हो पाती। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमें इंपोर्ट करने का है, कोई रॉ मटेरियल होता है कि हमें आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उस समय क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम जो होता है कि एडवांस रेमिटेंस करके इंपोर्ट होता है। तो एडवांस रेमिटेंस क्या है कि पहले पेमेंट करो उसके बाद में डिस्पैच करेंगे वो आउट ऑफ इंडिया से, यहाँ पे आने के लिए और टाइम लगेगा, तो ये सब चीजें हो जाती है। तो कभी भी प्रॉफिट वो सेम नहीं रहेगा। प्रॉफिट कैसे बनता है मैं बताता हूँ। एक तो हो गया सेल, सेल में आपका रॉ मटेरियल माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस होता है, तो उसके बाद में आ जाता है आपका ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन के बाद में फिर आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, एम्प्लॉई सैलरी जो है वो जाती है। उसके बाद में आपका फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह, डिप्रिसिएशन वो माइनस होने के बाद फिर आपका प्रॉफिट बनता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। मगर जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो तो प्योरली आपका इनफ्लो और आउटफ्लो उसी के बेसिस पे बनता है। जितना आपको इनफ्लो आएगा माइनस आउटफ्लो, तो उससे आपका फिर नेट कैश फ्लो बनता है। तो
वो जो दोनों चीजें कैलकुलेशन करने की मेथड अलग है, तो उसके लिए फिर आपका कैश फ्लो और जो प्रॉफिट है वो कभी भी मैच नहीं होगा, और बिजनेस ओनर को दोनों चीजें वो मेंटेन करनी पड़ती है। सर इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल भी मैं पूछना चाहूंगा, और इसके साथ साथ क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जब मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एसएमईज की, जब मैं बात करूं तो वेरी स्पेसिफिकली। इसमें ये हो जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, छोटे बिजनेस ओनर जो है ना, उनके पास कैश की मैक्सिमम टाइम जो शॉर्टेज होती है, तो कैश की शॉर्टेज है, कैश फ्लो की शॉर्टेज है, तो उस समय लोग क्या करते हैं कि फिर बैंकर के पास चले जाते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसके पास चले जाते हैं कि ठीक है हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हमें वर्किंग कैपिटल अलाउ करो, लोन दे दो, यहाँ पे टर्म लोन दे दो या सीसी या ओडी है वो दे दो। तो उस समय ठीक है कि अगर अच्छा खासा बिजनेस रहेगा तो फिर बैंकर है वो भी क्या कर लेता है कि उसका जो भी असेसमेंट करके, फाइनेंशियल असेसमेंट करके उसके बेसिस पे वो लोन देता है। मगर इससे में क्या होता है कि जब लोन लेते हैं तो उसका जो यूटिलाइजेशन है जी, वो करेक्ट होना जरूरी है। भी जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है उसी पर्पस के लिए उसका यूसेज होना जरूरी है। अगर उसका यूसेज जो है आप एक पर्पस के लिए लेंगे, मीन्स मुझे पर प्लांट एंड मशीनरी लेने का है, और उस पर्पस के लिए अगर ले लेते हैं और जाके यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि तीसरे जो सप्लायर है उसका पेमेंट चुकाने के लिए यूज करते हैं, तो वो क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन है वो सही तरह से नहीं हो पाता। अगर कैश का यूटिलाइजेशन सही तरह से नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम आते हैं। दूसरा और एक कैश फ्लो मेंटेन करने में क्या प्रॉब्लम आते हैं कि होता है कि एक लोन ले लिया, अभी फिर कुछ दिन हो गए, 6 7 महीने 8 महीने, वो एक साल बिल गया, उसके बाद में लोग क्या करते हैं कि और कहाँ पे तो हमारे पैसे फंसे हुए हैं और रिकवर नहीं हो रहे, या लॉस प्रॉफिट है वो कम हो गया, मार्जिन कम हो गया, तो फिर वापस कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ गई। तो वो क्या कर लेते हैं कि एक तो लोन लिया एक साल पहले, उसके बाद में क्या होता है कि फिर उसको लोन का ईएमआई वो टाइम पे नहीं जा रहा है, तो उसका ईएमआई टाइम पे नहीं जा रहा है, लोन जो है वो ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तो वो क्या कर लेते हैं कि उसको और और एक लोन लेते हैं। फिर क्या होता है कि और एक लोन लेते हैं, पहले से फंसे हुए हैं आप कैश फ्लो में, उसको अगर ईएमआई टाइम पे नहीं दे रहा है तो दूसरा लोन ले लिया, तो दूसरा लोन फिर कैसे चुकता करेंगे आप? वो तो ठीक है कि आपने लोन लिया है तो कुछ दिनों तक तो अच्छा चलेगा, जब तक पैसे है लोन के तब तक, उसके बाद में तो प्रॉब्लम आने की ही है। तो ये सब चीजें जो है ना वो बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट होते, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होने से, या फाइनेंशियल डिसिप्लिन उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, या जो बिजनेस ओनर है, जो भी बिजनेस का मालिक है, उसको पता नहीं है कि पैसे का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। अगर उसको ये सब चीजें नहीं है तो उसको ये प्रॉब्लम है वो आती ही आती है। तो उसको क्या करने की कि कुछ चीजें होती है कि कैश फ्लो का यूटिलाइजेशन, लोन का यूटिलाइजेशन, जो भी अवेलेबिलिटी की आपने उस पर्पस के लिए की, उसी पर्पस के लिए आपने यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर ये आपने किसी भी बिजनेस ओनर ने ये जो रूल है अगर उसने फॉलो किया तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें आएंगी। सर इसी कंटेक्स्ट में एक और सवाल पूछना चाहूंगा, इसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगा, हाउ शुड बजट प्लानिंग एंड एक्सपेंस कंट्रोल बी डन फॉर अ बिजनेस देन? क्या वो टिप्स हैं? एक दो आपने बताया भी, ये गलतियां होती हैं, ये करना चाहिए, बट और एक दो टिप्स इसमें सर और बताइए प्लीज। बजटिंग क्या है कि बजटिंग होता है कि दो टाइम होता है। एक तो होता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर साल का बजट हो जाता है, तो साल में पता चलता है कि आप एक्सपेंशन कितना करने वाला है, उसके लिए कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हमने लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या अवेलेबिलिटी कैसे करेंगे उसके लिए हो जाता है। दूसरा होता है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर उसने बजटिंग करना चाहिए, ताकि क्या है कि आपका भी आज 26 तारीख है, तो 26 तारीख है तो उसने क्या करना चाहिए, 1 तारीख शुरू होने के पहले ही उसने नेक्स्ट फाइनेंशियल नेक्स्ट मंथ का जो है बजटिंग, उसका अकाउंट पर्सन है या उसका जो भी फाइनेंशियल पर्सन है, उसने वो बजट जो है कैलकुलेट करके बिजनेस ओनर को दिखाना चाहिए, सर ये हमारा इस नेक्स्ट महीने का जो है बजटिंग है, तो इतना पैसा आएगा, तो उसके बेसिस पे इतना खर्चा है, तो हमारे पास सरप्लस रहने वाला है या फिर शॉर्ट पैसा कैश फ्लो होने वाला है। अगर शॉर्ट हो रहा है तो उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, सरप्लस है तो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करें कैसे करेंगे, वो दोनों चीज होती है।
तो उसको क्या है कि जब बजटिंग करेंगे तो करेक्ट होना ज्यादा जरूरी है। बजटिंग यानी इसका मतलब क्या होता है कि आपका फ्यूचर इनफ्लो और फ्यूचरिस्टिक आउटफ्लो कितना है उसको प्रेडिक्ट करना पड़ता है। जब आप Right. फ्यूचरिस्टिक इनफ्लो और आउटफ्लो प्रेडिक्ट सही तरह से करेंगे तो सही तरह से आपका बजटिंग बनेगा। अगर आपको अच्छी तरह से बिजनेस को प्रेडिक्ट नहीं करना आता है तो फिर जो बजट है वो भी आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि जो प्रेडिक्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन और इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस, उसके बेसिस पे उसने जो बजटिंग है वो करना चाहिए और सही होना चाहिए। ये हो गया कि आपका बजटिंग का। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था कि जो एक्सपेंसेस है उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो दूसरा जो चीज है वो होती है कि हर एक बिजनेस ओनर को उसके जो एक्सपेंसेस है वो पता होना चाहिए कि उसके कितने एक्सपेंसेस हो गए, कौन से एक्सपेंसेस इस महीने में ज्यादा हुए, कौन से एक्सपेंसेस इस महीने में कम हो गए। तो उसके लिए उसको क्या है कि हर एक बिजनेस ओनर को हर महीने उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो देखना जरूरी है। और देखेगा कैसे, जब उसका अकाउंटेंट सही रहेगा तो ही देखेगा। हर एक बिजनेस ओनर का जब भी मैं मिलता हूँ तो ये क्वेश्चन जरूर करता हूँ कि आप आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब देखते हो, कब देखते हो। तो उनका नॉर्मल आंसर होता है कि मोर देन 90% जो लोग हैं वही आंसर देते हैं कि मैं मेरे जो बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो जब हमारे सीए साहब है जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर में जब इनकम टैक्स का जो ड्यू डेट होता है तो उस समय बना के देते हैं। तो उस समय हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। अगर कौन सा भी बिजनेस ओनर आपका फाइनेंशियल ईयर होने के बाद में 4 महीने के बाद में अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा उसके कौन से एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का है, उसको पता ही नहीं चलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि हर एक बिजनेस ओनर को उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो हर महीने देखना चाहिए। तो उसमें पता चलेगा कि कौन सा एक्सपेंस इस महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आया है तो किस वजह से ज्यादा आ गए उसका एनालिसिस करेंगे। इस महीने अगर हमारा एम्प्लॉय का कॉस्ट ज्यादा आ गए तो क्यों ज्यादा आ गए, ट्रैवलिंग कॉस्ट ज्यादा हो गई तो क्यों ज्यादा हो गई, हमारा अगर कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा हो गया तो कौन से मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा हो गया, प्राइसिंग कहाँ पे बढ़ गई है। तो ये सब एनालिसिस कर सकेंगे। अगर वो बिजनेस ओनर है वो सब ये सब चीजें साल में एक बार देखेगा तो ये तो दिक्कत है उसको आने की है। तो कौन सा भी एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको 100% पता नहीं कि कौन से एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं और कहाँ पे उसको फोकस करने का है। तो उसके लिए कि सबसे पहले हर महीने हर बिजनेस ओनर को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो देखना और उसको एनालिसिस करना और उसके ऊपर सही डिसीजन लेना जरूरी है, तभी वो कंट्रोल कर पाएंगे। So, moving to the next question, what are the important points of reading and understanding a balance sheet? कितनी important है अपने को ये समझना बैलेंस शीट को, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। यस, अगर आप देखेंगे कि बिजनेस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं कि उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो होता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा होता है कि आपका बैलेंस शीट। जो है कि मोर देन 95% जो बिजनेस ओनर है उनको जो बैलेंस शीट रीडिंग है वो पता नहीं है कैसे उसको रीड करते, उसको कैसे एनालिसिस करते। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक तो होता है कि एसेट साइड, दूसरा होता है कि लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड यानी क्या कि आपने कहाँ कहाँ से पैसे लिए, कहाँ कहाँ से पैसे आपके बिजनेस में आया है। और एसेट साइड जो होती है कि आपने उसको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किया है। तो एक तो होता है कि सोर्स ऑफ फंड्स, दूसरा होता है कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। माने एसेट साइड को जो होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यानी क्या होता है कि सबसे पहले कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे तो क्या करता है कि अपना कैपिटल लेके आ जाता है। कैपिटल लेके आ गया तो उसको तो फिर कुछ प्लांट मशीनरी कुछ इक्विपमेंट से वो लेने पड़ते हैं, वो फिक्स एसेट में चले जाते हैं। उसके बाद में वो तो होता है कि उसको क्या करना पड़ता है कि कुछ रॉ मटेरियल लेना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल जो है वो स्टॉक में चला जाता है। कुछ जो होते हैं कि उसने उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में उसको क्रेडिट के ऊपर मटेरियल बेचा तो डेटर्स खड़ा हो जाता है। बाद में होता है कि वो क्या कर लेता है कि कैपिटल अभी उसको सफिशिएंट नहीं है तो लोन ले लेता है। तो लोन खड़ा हो गए कि लायबिलिटी के साइड को उसको यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेंगे
तो ये सब चीजें जो है कि आपको जानने का है, तो जो भी सोर्स ऑफ फंड्स है और यूटिलाइजेशन फंड्स है वो सही तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले कैपिटल आता है एसेट साइड को, उसके बाद में आता है आपका लोन्स एंड लायबिलिटी, और तीसरा आता है आपका करंट लायबिलिटी। करंट हम्म। लायबिलिटीज में क्या होता है कि आपने क्रेडिट के ऊपर किसी वेंडर से मटेरियल लिया तो वो आ जाते हैं यहाँ पे। बाद में कुछ प्रोविजन जो होते हैं कि सैलरी जो हो गई या टैक्सेस प्रोविजन, वो आ जाते हैं यहाँ पे, वो आपको बाद में पे करने पड़ते हैं। और एसेट साइड को जो करंट एसेट के बराबर जो कंपेयर करना, करंट लायबिलिटी साइड को जो कंपेयर करना पड़ता है, वो होता है उसका करंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या चीजें आ जाती है, आपकी डेटर्स है, यानी आपने जो उधारी के ऊपर जो माल बेचा है, डेटर्स आ जाते हैं। बाद में आता है कि स्टॉक आता है, और उसमें कैश एंड बैंक बैलेंसेज आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब एनालिसिस करेगा कौन सा भी बिजनेस ओनर, तो उसको क्या करना है कि उसका करंट एसेट प्लस करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो रेशियो जो है वो सही है क्या नहीं, वो उसको चेक करने का है। यानी क्या है कि करंट एसेट जो उसको बोलते हैं कि आपका करंट एसेट लायबिलिटी, जो करंट रेशियो बोला जाता है उसको। तो उसमें होता है कि करंट रेशियो कितना होना चाहिए, तो करंट रेशियो होना चाहिए 2:1, यानी करंट एसेट जो है आपके अगर 2 लाख है तो आपकी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी वो 1 लाख होना चाहिए। तो डबल होना चाहिए ऑलमोस्ट। अगर उससे कम है तो आपको आपके बिजनेस में क्या है कि रिव्यू करना चाहिए, कोई एक्सपर्ट से दिखाना चाहिए कि हमारा जो करंट रेशियो जो है कम हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें देखने की जरूरत है। उसमें क्या है कि हर पीरियडिकली बेसिस पे अगर बिजनेस ओनर है, तो ये जो बैलेंस शीट है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता करता है, और उसके बेसिस पे आगे फिर डिसीजन लेता है, तो उसको आगे जाके दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर वो रीडिंग ही नहीं कर पा रहा है, हमारे पैसे कहाँ से आ गए और कहाँ पे चले गए उसको पता ही नहीं चलता। तो ये जो बैलेंस शीट का अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको हर एक बिजनेस ओनर को आना चाहिए, तभी वो आगे जाके उसको सही डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प हो जाएंगी। सर इसी से रिलेटेड मैं एक और सवाल पूछना, और कौन सी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें एनालाइज करनी चाहिए रेगुलरली? सबसे पहले ये कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हर महीने आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखना चाहिए कि कौन से ओवरहेड्स आ गए, और कहाँ कहाँ पे आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट का रेशियोस कितना है, आपके लेबर चार्जेस उसका रेशियोस कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अमाउंट कितना हुआ है। तो उसके में क्या है कि आपको क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एनालिसिस और उसके ऊपर काम करना जरूरी है। जितना ज्यादा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर काम करेगा, उतना उसको आगे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होंगी कि वो उसका जो सेलिंग कॉस्ट है वो डिसाइड करने के लिए। अगर सेलिंग कॉस्ट अगर डिसाइड नहीं ठीक तरह से नहीं कर पाता, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड करना चाहिए, उसमें ऑफिस कॉस्ट ऐड करना चाहिए। अगर लोन लिया तो उसका फाइनेंस कॉस्ट भी आगे देना चाहिए, डिपेंड ऑन आगे जाके हर डेटर्स को वो कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहा है। अगर 30 डेज पेमेंट अलाउ कर रहे हैं तो वो 30 डेज का इन फाइनेंस कॉस्ट है उसमें ऐड करना चाहिए। अगर 60 डेज अगर उसने क्रेडिट दिया तो 60 डेज का फाइनेंस कॉस्ट है उसको ऐड करना चाहिए। तो ये जो होता है कि पूरी जो कॉस्टिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है, तो उसको देखना जरूरत है। उसके बाद में कि आपके बहुत सारे हर एक बिजनेस में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है। उसका जो रेशियो है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है कि हर महीने उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। रेंट हो गया, आपका सैलरी जो हो गई, तो ये सब चीजें फिक्स होती है, उसमें चेंजेस नहीं। मगर वेरिएबल कॉस्ट है वो आपने मेंटेन किए कि नहीं किए, वो देखना जरूरी है। हर महीने आपका बिजनेस का ग्रोथ है वो कितना हो रहा है, तो लास्ट महीने में कितना बिजनेस था, टर्नओवर था, नेक्स्ट महीने में कितना टर्नओवर हो गया, उसके नेक्स्ट महीने में कितना हो गया। तो कंपैरिजन करना चाहिए कि किस वजह से आपका बिजनेस जो है वो टर्नओवर है कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो किस रीजन से हो रहा है, वो जो रीजन है ज्यादा होने के लिए, तो उसके ऊपर वो रिप्लिकेट करना चाहिए हर महीने कि इस रीजन की वजह से अगर ज्यादा हो गया तो उसी को रिप्लिकेट करो तो और ज्यादा हो जाएगा। अगर कम हो रहा है
तो उसी को क्या है कि कंपेयर करेंगे हर महीने, तो उसको उसी समय पता चलेगा कि कम हुआ है। तो ये दिक्कत इस महीने में हमने ये गलती की, वो गलती की, वो कब समझेगा जब वो एनालिसिस करेगा, तभी समझेगा उसको उसने दिक्कत की है और गलती की है। तो वो गलती को उसको क्या है कि उसी समय सुधार सकता है, उसको रिपीट नहीं कर सकता। तो उसका हर महीने उसका जो टर्नओवर है वो क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना है, किस वजह से हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट कि हमारे टर्नओवर पर्टिकुलर मंथ में कम हो गए हैं। अगर कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं, कुछ हमारा सीजन वाइज कुछ बिजनेस है, तो कोई पर्टिकुलर सीजन को वो मटेरियल ज्यादा ही बिकेगा, उसमें तो उसको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं, तो ऑटोमेटिकली बिकेगा। अगर मगर किस महीने में अगर कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। उसके बाद में उसका एनालिसिस करने का है रेशियो एनालिसिस के ऊपर। रेशियो एनालिसिस क्या है कि उसका ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोस कितना है, उसके बाद में कि उसका जो हमने अभी बात की कि उसका करंट रेशियोस कितना है, क्विक रेशियोस कितना है। क्विक रेशियोस यानी क्या होता है कि करंट रेशियोस में इन्वेंट्री वो काउंट किए जाते हैं, क्विक रेशियो में इन्वेंट्री माइनस करती है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो इन्वेंट्री जो है इट इज नॉट, वी कैन प्रिडिक्ट कि वो क्विकली कन्वर्ट इन कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके लिए क्या कि इन्वेंट्री उसके लिए काउंट नहीं कहती क्विक रेशियोज में। दूसरा होता है कि आपका ईबीटा रेशियोज कितना है, अर्निंग बिफोर टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसका रेशियोज कितना है। और उसके बाद में कि आपका हर महीने आपका प्रॉफिट का रेशियोज कितना है, तो ये देखने की जरूरत है। दूसरा है कि आपको क्या है कि हर महीने आपका जो इन्वेंट्री है वो कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। हर एक बिजनेस ओनर को क्या है कि उसकी इन्वेंट्री है वो जितना मिनिमम इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे उतना कम अमाउंट है उसके बिजनेस में ब्लॉक हो जाएगा, और उतना ज्यादा इन्वेंट्री रहेगा उतना ज्यादा उसका कैश ब्लॉक होने वाला है। तो इन्वेंट्री के ऊपर उसको इन्वेंट्री जो रिपोर्ट है वो देखना चाहिए। उसके बाद में कि उसका जो डेटर्स है वहां पे उसके क्रेडिट के ऊपर बेचा है, तो उसका डेटर्स का रिपोर्ट है वो रेगुलरली देखना चाहिए। उसके ऊपर के ओवरड्यू कौन से डेटर्स हो गए उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारे जो बिलिंग है वो 60 डेज हो गया, 90 डेज हो गया, 120 डेज हो गया, तो पैसे नहीं आ रहे। तो जो ओवरड्यू जो है उसका रिपोर्ट उसके अकाउंटेंट ने देना चाहिए रेगुलरली बेसिस पे। और अकाउंटेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि वो रिकवर करे। अगर वो उसके लिए अगर उसका जो कस्टमर है वो क्या कर रहा है कि उसको रिस्पॉन्स अच्छी तरह से नहीं दे रहा है, तो फिर आगे जाके फिर जो सीनियर पर्सन जो है सेल्स पर्सन है, तो वहां पे उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि बेचते वक्त तो उसने कुछ आगे गलत कमिटमेंट तो वो नहीं की कस्टमर को कि 60 डेज का कंपनी को बोला है और आगे जाके 100 एंड 120 डेज का कमिटमेंट लेकर आए। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मिस सेलिंग हो जाता है, तो होने की चांसेस है। तो वहां पे कैसे कि ये सब जो रिपोर्ट है रेगुलरली बेसिस पे हर एक बिजनेस को देखना है। सर जैसा आपने बैलेंस शीट का बताया, वैसे सर प्रॉफिट एंड लॉस का भी सर डिटेल बताइए, एनालिसिस और ये। एंड आजकल बहुत सारे, जब मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन में बात करूं, तो ये वहां पे एमआईएस भी बहुत यूज होने लग गई हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर यूज होने लग गए हैं। सो सर क्या एमआईएस, क्या क्या रिपोर्टिंग होती है और ये कैसे बेनिफिट करता है, इसके बारे में सर प्लीज बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शायद हमने तो डिस्कस किया, वापस आपको शॉर्ट में बताता हूँ। प्रॉफिट हाँ एंड लॉस सर। स्टेटमेंट क्या होता है, ये होता है कि आपका सबसे पहले टॉप लाइन जो होती है कि टर्नओवर होता है, जो जो आप सेल करेंगे वो आपके टॉप लाइन में आता है। उसके बाद में माइनस हो जाते हैं उस अमाउंट से आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो माइनस हो जाते हैं। उसके बाद में वो माइनस हो जाता है आपके लेबर्स के सैलरीज एंड वेजेस है वो माइनस होते हैं। बाद में फैक्ट्री और ऐसे ऑपरेशन जो कॉस्ट है वो माइनस होते हैं। ये सब माइनस सेल में से ये सब रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री कॉस्ट और डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो माइनस करते तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में आप फिर आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन है, वो माइनस हो जाती है, तो फिर आपका प्रॉफिट बन जाता है। तो इसे इनटू बॉटम लाइन जो है वो हर एक बिजनेस ओनर को ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो इस तरह से देखना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि वो कि इस महीने में कितना बनाया, नेक्स्ट महीने में कितना पैसा बनाया। और उसमें ये होता है कि अभी आपका दूसरा क्वेश्चन था कि एमआई रिपोर्ट है
वो अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर कौन सा भी यूज करने दो, उसमें क्या है कि आपको ध्यान में रखने का है कि सबसे पहले आपको क्या है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने का है, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिपोर्ट देखने की है। उसके बाद में आपके जो भी एक्सपेंसेस है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उसको हर एक महीने में कंपैरिजन करने का है, एज कंपेयर टू टर्नओवर हमारे एक्सपेंसेस कम हुए या ज्यादा हो गए। उसके बाद में क्या आपका फाइनेंस कॉस्ट है, अननेसेसरी कहाँ पे जा रहा है क्या नहीं, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है कितना कम हो गया। बाद में एक ही आपके लेबर ओवरहेड्स एंड एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कहाँ कितना हो रहा है आप एज कंपेयर टू टर्नओवर। तो ये सब चीजें है आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि अभी बहुत सारे डैशबोर्ड आए कि फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाने देने वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी जो है, मगर सॉफ्टवेयर क्या है कि वो नंबर देगा, मगर एनालिसिस तो खुद को ही करना पड़ेगा। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ हाईलाइट भी दे देते हैं कि आपको एनालिसिस करके भी देते हैं। मगर क्या है कि जब कोई भी बिजनेस ओनर खुद से इंटेलिजेंट होके या लिटरेट होके वो एनालिसिस करेगा तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है उसके बिजनेस के नंबर है। रेडीमेड मिल गए तो दिमाग को चलाएंगे नहीं। तो दिमाग चलाने के लिए क्या है कि उसको पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा लिटरेसी रहेंगी, अच्छा एजुकेटेड पर्सन रहेगा फाइनेंशियली, तो वो अच्छी तरह से रीड कर पाएगा। राइट। तो ये क्या है कि सॉफ्टवेयर कौन सा भी यूज करने दो, मगर क्या है कि एज अ बिजनेस ओनर उसको ये रिपोर्ट्स है या जो बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो रीड करना या अंडरस्टैंड करना तो आना ही चाहिए उसको। Sir, moving to the next section. So, being in virtual CFO, कैसे टीम मैनेज होती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मैं बात करूं, एंड क्या क्या स्टेप्स आप लेते हैं मैनेजर में बात करूं टू मेक दैट टीम मोर इफेक्टिव। इसमें क्या होता है कि हर एक बिजनेस अलग अलग टाइप का होता है, हर एक बिजनेस की जो प्रोसेस है अलग अलग होती है, वहां पे लोग भी अलग होते हैं, सिस्टम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि अलग अलग प्रोसेस होने के कारण क्या है कि सबसे पहले एज अ बिंग एंड वर्चुअल सीएफओ जो हमारी टीम है वो उस लेवल के होना चाहिए कि वो उस बिजनेस को अंडरस्टैंड करके उनको अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाए। तो वही तो एक ही बीइंग एज मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, मेरा खुद का 20 ईयर से ज्यादा बिजनेस अलग अलग कॉर्पोरेट्स में एक्सपीरियंस है। तो अलग अलग बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग पता चला है, बहुत सारे बैलेंस शीट हमने पढ़े, बिजनेस को एनालिसिस किया है। तो पता चलता है कि कौन से बिजनेस को क्या क्या जरूरत है और क्या क्या दिक्कतें आ रही है। सबसे पहले तो है कि बिजनेस ओनर को क्या दिक्कत आ रही है वो पहले देखना पड़ता है। उसका बैलेंस शीट देखा तो पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या गलती की और कहाँ कहाँ पे उसके जो प्रोसेसेस जो है वो सही होना चाहिए मगर वो फॉलो कर नहीं रहे। तो ये सब अंडरस्टैंड करने की जो स्किल्स जो है वो सबसे पहले कौन से भी वर्चुअल सेफ को होना चाहिए। अगर वो वर्चुअल सेफ है तो उसके टीम है उसको एक्सप्लेन कर पाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर उनके जो भी फाइनेंस और अकाउंट के लोग हैं तो उनसे जो इम्प्रेशन है वो ठीक तरह से करता है। तो यही है कि चैलेंजेस तो बहुत सारे आ जाते हैं कि कुछ बिजनेस ओनर में इन्वेंट्री और ठीक मैनेज नहीं हो रही है। तो इन्वेंट्री मैनेज नहीं हो रही तो रिपोर्ट इन्वेंट्री का नहीं आता। कुछ कुछ कहाँ पे क्या होता है कि अकाउंटिंग टाइम पे नहीं हो रही है। जो बिजनेस ओनर है तो उन्होंने क्या किया है कि एक ही एक दो लोग है और उनको मल्टीपल टास्क दे के रखा है। तो फिर अकाउंटिंग करेगा तो बाकी का ऑपरेशन चीजें वो करेगा, एचआर का काम भी करना पड़ता है कभी कभी, अकाउंटेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव भी काम करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है टाइमली जो अकाउंटिंग है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती। तो उसको क्या है कि टाइमली अकाउंटिंग नहीं हो गई तो फिर रिपोर्ट नहीं मिल पाते, सही तरह से रिकंसलेशन नहीं होता, डेटर्स और क्रेडिटर्स के रिकंसलेशन यानी जितना पैसा आने का है वो सही हमारी बुक्स में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और Right. किसको पेमेंट करने का है वो तो रेगुलर बेसिस पे उसने उसके इनवॉइसिंग और पोस्टिंग की है कि नहीं की है। तो ये सब चीजें जरूरी है देखने के लिए। तो अकाउंटिंग है हर एक बिजनेस ओनर ने ये देखना चाहिए कि
उसका जो भी अकाउंटिंग है वो रेगुलरली हो रहा है कि नहीं, डे टू डे बेसिस पे, और उसके बेसिस पे उसका नंबर आना चाहिए। अगर उसको अगर रिसीवेबल का रिपोर्ट मांगा तो अपडेटेड आना चाहिए ना, कि कल जो भी हमने इनवॉइसेस किए किसी कस्टमर को, वो इनवॉइसेस है इस रिपोर्ट में इंक्लूडेड है या नहीं। ये अगर ये सेंस रहता है उस बिजनेस ओनर को, तो पता चलता है कि वो ठीक तरह से रिपोर्ट पढ़ पा रहा है नहीं पा रहा है। तो अलग अलग होते हैं कि रिपोर्टिंग प्रोसेस होते हैं, कि हर एक बिजनेस ओनर को डेली बेसिस पे कुछ रिपोर्ट है वो देखने पड़ते हैं, कि बैंक बैलेंस से कितना पैसा गया है, आया है, और किसको किसको दिया है वो भी पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे दिए। हमारे आगे जाके 10 दिन के बाद में, जैसे हमने बात की कि वो बजटिंग है, बजटिंग हो गई कि हमारा 20 दिन हो गए पूरे, तो आगे 10 दिन में हमें और कितना पैसा आने वाला है, अगर आने वाला है तो उतना सफिशियंट है कि नहीं 10 दिन के बाद में हमें देने का है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं, छोटी छोटी चीज होती है, मगर वो इम्पोर्टेंट होती है बिजनेस ओनर को। तो ये सब चीजें है कि वो पेनफुल जो चीजें है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है एज अ वर्चुअल सीएफओ की प्रॉब्लम क्या है, का प्रॉब्लम आते हैं। लोग क्या करते हैं कि एक लोन लेते हैं, वो चुकता नहीं करते ठीक तरह से, वो चुकता करने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, दूसरा लोन रिपेमेंट नहीं हो गया तो वो सब चीजें ओवरड्यू होने के बाद में तीसरा लोन भी लेते हैं। तो ये सब चीजें हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि डेप्ट मैनेजमेंट ठीक तरह से होना चाहिए, आपका डेप्ट एंड इक्विटी रेशियो जो है वो सही तरह से होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि उसका इक्विटी जो है वो कम कम होने लगता है एज कम्पेयर टू डेप्ट, और डेप्ट जो है वो बढ़ जाती है तो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो ये सब दिक्कतें आती है अगर उसने अगर ठीक तरह से अपने बिजनेस के ऊपर काम नहीं किया, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से उसको अगर ठीक तरह से मैनेज नहीं किया तो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही लेना चाहूंगा मैं कि फिर व्हाट इज द राइट साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ दैट फाइनेंस टीम दैट, जब मैं स्टार्टअप की बात करूं, एसएमएस की जब बात करूं, सो आपके हिसाब से क्या वो राइट साइज होनी चाहिए? वैसा राइट टीम साइज बताना ये करेक्ट नहीं रहता, क्योंकि क्या होता है कि उसका प्रोसेस कितना है, कि कुछ कुछ जो होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बिजनेस में हर रोज इनवॉइसिंग बनते हैं, हर रोज इनवॉइसिंग बनेंगे तो परचेस भी उतना होगा, सेल भी उतना होगा। तो वहां पे कैसा है कि इनवॉइसिंग सेल करने के लिए एक पर्सन रहेगा, परचेस के लिए एक पर्सन, बाकी का जो बैंकिंग और बाकी एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग उसके लिए एक पर्सन रहेगा। तो वो अलग होता है। कुछ कुछ बिजनेसेस होते हैं कि वो उसका जो इनवॉइसिंग वो मंथली बेसिस पे करते हैं। अगर मंथली बेसिस पे करेंगे तो इनवॉइस एक ही बार महीने में 2 3 4 दिन होते हैं, उसी समय करने पड़ते हैं, तो उसका परचेज जो है वो भी कम हो जाता है। तो डिपेंड होता है कि उसका बिजनेस का नेचर क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है, कि देर इज नो एनी थंब रूल या कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कि 1 करोड़ का बिजनेस रहेगा तो उसके लिए एक अकाउंटेंट, 2 करोड़ का होगा तो 2 अकाउंटेंट, या 3 करोड़ होगा 3 अकाउंटेंट, वैसा कुछ नहीं होता है। कुछ कुछ बिजनेस में मैंने देखे कि 25-25 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, एक ही अकाउंटेंट अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। दूसरा होता है कि 5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, दो दो अकाउंटेंट है वो ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं काम। वो सब चीजें हो जाता है कि देयर इज नो एनी थंब रूल, और वैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है। डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उसके बेसिस पे होना चाहिए। मगर ये होना चाहिए कि जो भी टीम है उनको अच्छी तरह से रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफाइन करके देना चाहिए, कि वो दिए हुए जो काम है वो ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नहीं तो क्या होता है कि 2 लोगों को अपॉइंट किया, 3 लोगों को अपॉइंट किया, अगर जरूरत 2 लोगों की है, एक तो आइडियल बैठा है तो उसका ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। तो वो डिफाइन होना चाहिए स्ट्रक्चर और रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो बिजनेस ओनर का काम ही है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या रिक्वायरमेंट है या नहीं रिक्वायरमेंट। तो वो भी एज अ वर्चुअल सीएफओ उसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, ये जो पर्सन है वो ठीक तरह से कर रहा है काम, वो कैपेबल है, उसका उतना नॉलेज है उस पोजीशन के लिए। अगर नहीं है तो हम उनको बताते हैं कि ये बंदा इस पोजीशन के लिए ठीक नहीं है, आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। कोई अगर क्या है कि वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, या उसको जितना नॉलेज होना चाहिए उस पोजीशन के लिए उसका नॉलेज नहीं है, या फिर कुछ जगह ऐसा भी होता है कि सीनियर पर्सन है, मगर वो सीनियर पर्सन है तो बाकी की जो टीम के साथ
काम जो है वो पूरा करवा के फिर उसको रिपोर्टिंग करना चाहिए, मगर वो नहीं कर रहा है। वो लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजर क्वालिटी में नहीं है उसके पास, तो वही हो जाता है। तो राइट प्लेस के ऊपर राइट रिसोर्सेस जो है वो होना जरूरी है, तभी तो करेक्ट और राइट काम हो जाएगा। तो ये जो काम है वो एचआर टीम जो होती है उनका होता है, और दूसरा है कि बिजनेस ओनर को भी वो ये करना पड़ता है, उसको एनालिसिस करना पड़ता सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के अभी टाइम पे बहुत सारी नया टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑटोमेशन आ गए हैं। सो कैसे ये सारी चीजें जो है, नई टेक्निक्स हो गई, ऑटोमेशन हो गया, तो फिर जो सीएफओ की जो टीम मैनेजमेंट है, इस पे कैसे उसका इफेक्ट पड़ता है सर? इसको थोड़ा सा शॉर्ट में सर बताइए। है। इनका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता है, पॉजिटिव इनका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। बिजनेस जो है वो कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। तो जितना ज्यादा बिजनेस होंगी तो टेक्नोलॉजी तो आ जाएंगी। विदाउट टेक्नोलॉजी तो कौन सा भी कंट्री हो तो ग्रो नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए क्या, टेक्नोलॉजी तो यहाँ आने का ही है, मगर जितना ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी रहेगा उसका यूटिलाइजेशन भी टीम से होना चाहिए। वो कैसे करते हैं, अभी मैंने कुछ दिनों में सॉफ्टवेयर के साथ एक मीटिंग की थी। उनका था कि आपने इनवॉइस उसको स्कैन करवा के दे दिया, परचेस का ऑटोमेटिकली पोस्टिंग हो जाएगा उनके सॉफ्टवेयर में, उसका एक एक एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी हो जाता है। ये सब चीजें होता है कि कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बारकोड सिस्टम हो जाता है, तो क्या है कि एक एक एंट्री करने की जरूरत नहीं, गलती होने की चांसेस कम है। टेक्नोलॉजी आई तो यही हो जाता है कि उसका जो सही इस्तेमाल किया तो समय बचता है और एक्यूरेसी आ जाती है। वो मैंडेटरी है किसी भी बिजनेस में आने के लिए, मगर उसका राइट यूज नहीं किया है राइट प्लेस के ऊपर, तो फिर उसका जो कॉस्ट है वो बेयर करना पड़ेगा बिजनेस ओनर को। तो ये जो आ जाती है तो उसमें क्या है कि दिक्कत कुछ नहीं है, तो सही है। इंडस्ट्री बढ़ रही है तो एज अ वर्चुअल सीएफओ है, उनकी तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती, कम तो नहीं होती। Sir, moving to the next segment, funding and investment and strategy. So, how to choose the right funding source for business? Sir, इसके बारे में प्लीज बताइए। इसमें क्या है कि फंडिंग रेज करना यानी क्या है कि जो भी फंड्स मिल रहे हैं उसका लेवरेज लेना चाहिए। बिजनेस ओनर का लेवरेज यानी क्या है कि यूटिलाइजेशन ठीक तरह से होना चाहिए, लेवरेजिंग होता है। इसमें क्या ऐसा है कि कम से कम सोर्सेस में हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसे करेंगे। तो यानी अगर आपको फंडिंग चाहिए तो उसका है कि आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको फंडिंग मिल रही है, या उसमें कभी ये भी होती है गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाती है। कभी कभी ये हो जाता है कि उसमें आपको कुछ गवर्नमेंट के एंड से आपको सपोर्ट दिया जाता है कि उसको अगर 1 करोड़ का लोन लिया तो उसको 100% नहीं, 10% वो सब्सिडी जो दिया जाता है। तो ये सब चीज होती है। उसमें क्या है कि कौन सा भी फंडिंग हम लेते हैं ना, तो उसको राइट तरह से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और उसमें लेवरेजिंग होना चाहिए। लेवरेजिंग यानी क्या है कि आप उसको सही तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं का नहीं कर रहे। तो वही चीज है कि बिजनेस ओनर ने क्या करना चाहिए कि फंडिंग जो है कि अवेलेबिलिटी जो है वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसको रिक्वायरमेंट 50 लाख की है, मगर वो लोन ले रहा है 1 करोड़, और 1 करोड़ के ऊपर वो ब्याज भर रहा है, तो उसका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ेगा। तो लेवरेजिंग नहीं होगा तो वो तो मिस यूज हो गया उससे। तो उसमें क्या है कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लोन ले लो, उतना ही फंडिंग ले लो, और उसके ऊपर आगे जाके प्रॉफिट मेकिंग करके आपका बिजनेस चलाओ। तो ये जो मैनेजमेंट है वो करने की जरूरत है यहाँ पे। Sir, moving to the next question, a important one and a tough one also. What is the difference between taking bank loans and receiving funding from investors? सर आपके इसके बारे में सर क्या विचार है और क्या टिप्स है सर, इसके बारे में प्लीज बताएं। वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज के इसमें जो भी अभी मार्केट सिचुएशन चल रहा है तो उसमें क्या अभी ट्रेंड हो गए कि लोन भी लेते हैं बहुत सारे लोग, और कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि लोन से ज्यादा हमारा जो हम इक्विटी रेस करेंगे या जो प्राइवेट इन्वेस्टर या फंडिंग जो है वहां से हम पैसा लेना ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें कैसा है योगी जी, इसमें होता है कि अगर जब आप बैंक से फंडिंग लेते हैं तो उसमें होता है कि बैंक का ऑब्लिगेशन आ जाता है। ऑब्लिगेशन यानी क्या है कि हर महीने आपको ईएमआई देने का है, विद इंटरेस्ट भी देने का है। तो वो तो उसका जो फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, मीन्स आउटफ्लो है, वो हर महीने हो रहा है, वो एक ऑब्लिगेशन हो गया। उसमें है कि आपको
भले वहां पे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, कभी कभी अनसिक्योर्ड रहेगा तो ज्यादा भी देना पड़ता है, 12, 13, 15% भी देना पड़ता है। अगर आपने सिक्योर्ड कोलेटरल लोन लिया तो एक 10, 10.5, 11% भी मिल जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा है कि आपने अगर प्राइवेट इक्विटी फंडिंग या प्राइवेट इन्वेस्टर से ले लिया तो उसमें का तो ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन जब हम लेंगे तो वो कर सकते हैं कि हम फर्स्ट 6 महीने हम रिपेमेंट नहीं करेंगे या 1 साल रिपेमेंट नहीं करेंगे, या स्टार्टअप रहेगा तो ऐसा भी होता है कि हम इक्विटी ले रहे हैं तो उनको रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं, जो भी प्रॉफिट आएगा उससे वो रिपेमेंट ऑटोमेटिकली उसको चला जाएगा। तो ये होता है कि एक तो होता है कि बैंक से ले लिया तो आपको ऑब्लिगेशन होता है रिपेमेंट विथ इंटरेस्ट रिपेमेंट करेगा, और इक्विटी ले लिया तो रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं, उसको तो बिजनेस ही आपने एक तरह से उसको बेच दिया है, और जब प्रॉफिट बनेगा तो उसको मिल जाएगा। दूसरा होता है कि आपने क्या प्राइवेट इन्वेस्टर से ले लिया, और प्राइवेट इन्वेस्टर से ले लिया तो फिर भी क्या होता है कि उसका ऑब्लिगेशन मंथली बेसिस पे नहीं होता है कि वो 6 महीने 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में एक साथ रिपेमेंट करेंगे विथ इंटरेस्ट, ये हो जाता है। ये डिफरेंसेस जो है वो हो जाते हैं। दूसरा होता है कुछ लोग जो सीसी और ओडी ले लेते हैं। सीसी एंड ओडी में क्या हो जाता है कि आपने अगर 1 करोड़ का ओडी या सीसी ले लिया तो उसमें के रिपेमेंट करने की हर महीने जरूरत नहीं है, उसमें उसको सिर्फ इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो सिर्फ हर महीने उसको देना पड़ता है बैंक को इंटरेस्ट। जो बैंक खड़ा सीसी का और अमाउंट है वो उसको 1 महीने के बाद में रिन्यूअल कर दो, या रिपेमेंट 1 साल के बाद में रिन्यूअल करो, या 1 साल के बाद में उसको रिपेमेंट करके उसको खत्म कर लो। वो बिजनेस ओनर के पास चॉइस होती है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग लोन होते हैं, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स से ये जो ऑब्लिगेशन का जो मैंडेट है वो नहीं होता है वहां पे। सर, गेटिंग इनटू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैं लास्ट सेकंड सवाल पूछना चाहूंगा, एंड यस इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट वन। और बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल, या जब मैं बिजनेस ओनर्स की बात करूं, मैं जब जितने भी फाइनेंशियल जो टीम है उनकी जब बात करूं तो ये डिस्कस भी होता होगा, व्हाट स्टेप शुड ए सीएफओ टेक टू प्रोटेक्ट अ बिजनेस ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो सबसे पहले कि इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो ये होता है कि ऑब्वियसली मार्केट में जो बिजनेस है वो थोड़ा कम आता है, तो ऑब्वियसली कि टर्नओवर में भी कम हो जाता है। टर्नओवर कम हो गए तो उसमें क्या है कि एक्सपेंसेस कंट्रोल ये करने पड़ते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए तो सबसे पहले कि जो भी फिक्स कॉस्ट है उसको आप कैसे कम करवा सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, आपका अगर 50 करोड़ का बिजनेस है, वो आगे जाके क्राइसिस में आपको लगे कि 50 करोड़ ने अभी हाफ 50% हो गए, 25 करोड़ हो गए, तो 50% से आपको प्रोएक्टिवली या तो वर्चुअल शेप को क्या करना पड़ेगा, जो भी फिक्स कॉस्ट है उसको आपको कम करना पड़ेगा। जब आप फिक्स कॉस्ट जितना कम करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिटेबली बढ़ेगा। तो जाके वेरिएबल कॉस्ट है वो तो ठीक है कि जितना रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग कम होने वाला, मगर फिक्स कॉस्ट है उसके ऊपर आपको क्या करने का है, देने का। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑलवेज कैश रिजर्व होना चाहिए। अगर कैश रिजर्व है तो आगे जाके जब इकोनॉमिकली क्राइसिस आते और जब बाद में क्राइसिस खत्म होने के बाद में जो पिक पॉइंट शुरू हो जाता है, तो अगर आपके पास रिजर्व पैसा है या फंड है तो पिक पॉइंट में ना, तो यू विल गेट दैट एडवांटेज कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो जब भी क्राइसिस आएंगे तो जो वर्चुअल सेफ है ना, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनकी जो भी फंड की जो अवेलेबिलिटी है उसको रिजर्व करके लेना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब उसका फंड का रिजर्व बने रहेगा तब आफ्टर इकोनॉमिक क्राइसिस जब वो इकोनॉमी है वो बढ़ने लगेंगी तो उसमें उसको लेवरेज ले सकेगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट है, और फिर हम अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेके अच्छा ग्रोथ करवा के हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ा बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि एज अ वर्चुअल सीएफओ सरप्लस होना चाहिए, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद में कि जो भी क्रेडिट के ऊपर जो मटेरियल बेचा है, तो एक तो कि जब क्राइसिस में उसको थोड़ा जो हम लेवरेज देते हैं हमारे कस्टमर को वो थोड़ा कम करे, लेवरेज हमारा देना नहीं चाहिए उनको, ताकि वो कंट्रोल में होना चाहिए।
और जिनके पास से भी कस्टमर ने ओवरड्यू वगैरह जो अमाउंट है उसको रिकवर करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी जो अगर स्टेप ले लिए तो क्राइसिस में भी जो लोग हैं वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप एग्जांपल ले लो, अभी देखो कोविड में जो लोगों की और जो बिजनेस की सिचुएशन अच्छी थी, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी थी, ग्रोथ किया, फंडिंग लेके आए, वो 100 करोड़ to 100 करोड़ बिजनेस किया। मगर वही कंपैरिजन क्या है कि जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, फाइनेंशियली वीक ऑर्गेनाइजेशन थे, उनका क्या हालत हो गया। कहाँ पे तो ऐसा सिचुएशन आया है कोविड में, लोगों को बिजनेस वो बंद करने पड़े हैं। तो वही होता है कि क्राइसिस में अगर संभालने का है तो आपको सबसे पहले आपका कैश फ्लो है उसके ऊपर आंखें जो है वो रखनी चाहिए, आपका मिस यूज नहीं होना चाहिए। सर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या वर्कशॉप्स हैं सो जर आप कंडक्ट करवाते हैं, और हाउ अ पर्सन, हाउ जर मैं जर एसएमएस की जर बात करूं, बिजनेस ओनर्स की बात करूं, स्टार्टअप्स की जर बात करूं, सो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, आपसे कैसे सुझाव ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, सर इसके बारे में सर प्लीज बताइए। इसमें हम क्या कर ले, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो होता है कि वो होता है कि हम वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज दें। कि व्हाट इज द वर्चुअल सीएफओ? वर्चुअल सीएफओ यानी क्या है कि बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कैश फ्लो इंप्रूव करने के लिए जो बिजनेस में एमएसएमई एसएमई छोटे स्टार्टअप जो है या छोटे बिजनेस में उसमें फाइनेंशियल जो प्रोसेसेस हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। और उसमें क्या है कि उसका अकाउंटिंग प्रोसेस रहने दो, उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, या फाइनेंशियल एनालिसिस है, डैशबोर्ड जो है वो कैसे रिव्यू करने का, वो सब प्रोसेस हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और ये जो है ये अगर रेगुलर बेसिस पे किया तो उसको क्या है कि क्लैरिटी आती है हर एक बिजनेस ओनर को फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करने के लिए, आगे ग्रोथ करने के लिए ये होगा। दूसरा है कि हमारे 2-3 प्रोग्राम चलते हैं। एक तो होते हैं कि हाउ टू रीड बैलेंस शीट, वो अभी ऑनलाइन चल रहे हैं कि अगर किसी को बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका ठीक तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हाउ टू रीड बैलेंस शीट करके हमारा वर्कशॉप चलते हैं, वहां पे वो सीख सकते हैं। दूसरा है क्या है, जो बिजनेस ओनर को हाउ टू डू बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, कि 1-2 साल के बिजनेस अकाउंटेंट लोग हैं, उनको पता नहीं कि उनका बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करने का, कैसे करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट उसको क्लोज कैसे करने का, कौन से प्रोविजन से वो करने पड़ते हैं, बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, तो वहाँ पे सिखाते हैं। तो तीसरा हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ये होते हैं कि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, जो लोग सीनियर मैनेजर होते हैं और उसको नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग जो होते हैं, तो उनको फाइनेंशियल का थोड़ा अवेयरनेस कम होता है। तो जब सीनियर लेवल पे जाते हैं, वीपी एमडी वगैरह जो उस लेवल पे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको बैलेंस शीट रीडिंग और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो करना पड़ता है, तो उसके लिए फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस करके हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पे जुड़ सकते हैं। अगर आप क्या ये भी कर सकते हैं कि हमारा ये जो नंबर्स है, तो इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा वेबसाइट है www.santoshkavre.com नाम से, तो वहां से भी आप कनेक्ट करवा सकते हैं। सर आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज रियली प्लेजर। आपने जैसे बताया व्हाट इज द क्रूशियलिटी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सीएफओ, एंड इफ एन एसएमईज या स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप इफ दे कैन नॉट अफोर्ड फुल टाइम सीएफओ, सो उनके पास एक बहुत अच्छा विकल्प है, उनके पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, विद द गाइडेंस, विद द हेल्प एंड विद द वास्ट एक्सपोजर and experience into finance, so they can connect with you। और आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, बेसिक क्लैरिटी से बताया, एंड हाउ यू आर हेल्पिंग various age and experienced people in a startup, in an SMEs, in a business, so they can learn and they can more easily understand the financials। जब मैं बोलूं जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जो भी हेड्स रहते हैं, एंड दे कैन इवन ग्रो, और उस ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं बाय गेटिंग अ नॉलेज and helping them out to take the better decision। And yes, the most important, you are there, your team is there to help them out with all these things। so sir बहुत अच्छा लगा। and last में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, योगीराम के सारे व्यूअर्स की तरफ से, योगीराम की टीम की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया सर, एंड रियली इट वाज प्लेजर। थैंक यू सो मच योगी जी, थैंक यू सो मच।